देखो आज के लेक्चर में हम टेक्निकल का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका पूछा गया था 28 फैब को। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 28 फैब सोल्जर टेक्निकल का पेपर है। हेलो अंजू। देखो ये पेपर के स्क्रीनशॉट जो मुझे स्टूडेंट से मिले थे। ठीक है, अब इसमें क्लियरिटी तो आ नहीं रही है तो इसको स्पेशली टाइप कराया गया है पूरे पेपर को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्रोविज़न इन आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपका कौन सा प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 356 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके ऑप्शंस जैसे कि आपके स्क्रीन में आ ही रहे होंगे, इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, जॉब रिजर्वेशन इन बैकवर्ड क्लास, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एंड गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। देखो आपका जो आर्टिकल 49 कहता है, आर्टिकल 49 में आपका ये आता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, आर्टिकल 49 में आपका आता है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस मॉन्यूमेंट और कोई भी वैसी चीज़ें जो नेशनल सिंबल है। ठीक है, नेशनल के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे नेशन के लिए, तो वो आपके प्रोटेक्शन के उसमें आर्टिकल 49 में दिया गया है। और आपको जैसे स्पेशल स्टेटस जो कि अब तो नहीं है, अब तो हटा दिया गया है, स्पेशल स्टेटस आपका आर्टिकल 370 में है। ठीक है, था, अब नहीं है, इसको हटा दिया गया था अगस्त 5 2019 को, अगस्त 5 में। ठीक है, 2019 को इसको रिवोक कर दिया गया था। ठीक है, अब इसका जो आर्टिकल 356 ये जो है ये आपका इम्प्लीमेंट करता है प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है फर्स्ट का ए। ठीक है, ठीक है, सेकंड आपका है टॉम्ब ऑफ शाहजहां इज लोकेटेड एट। शाहजहां का जो मकबरा था वो कहाँ प्लेस किया गया था, एम्परर शाहजहां का जो टॉम्ब था वो कहाँ है। ठीक है, 2D, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आगरा में, शाहजहां का टॉम्ब है जो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज इज स्पेसिफिकली सेट अप टू बूस्ट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी एजेंसी है जो स्पेसिफिकली इसीलिए सेटअप करी गई है ताकि वो रूरल डेवलपमेंट में को और एडवांस करा जा सके। ठीक है, जैसे अगर आपको इन किसी ये जो सारे के सारे जो आपकी एजेंसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता है तो आप इसका आंसर करेक्टली दे पाओगे। ठीक है, जैसा कि आरबीआई सबको पता है, आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकर्स ऑफ बैंक बोला जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स ऑफ बैंक बोला जाता है। जो आपका SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी क्या है आपका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जैसे ही आपको अगर नावर्थ की फुल फॉर्म पता होगी तो आप इसका आंसर करेक्टली दे पाओगे। नावर्थ की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसा आपको इनकी फुल फॉर्म भी अगर आपको पता होती है तो आप इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दे पाओगे। ठीक है, थर्ड का है ए, थर्ड का है, हिमांशु रावत ने शायद पेपर पहले से देख लिया है तो इनको ज़रा टाइम आउट में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीर पंजल रेंज इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। पीर पंजल रेंज इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ द अबव, जम्मू एंड कश्मीर। नहीं जितिन सिंह बिस, ये जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो पीर पंजल रेंज है वो हिमाचल प्रदेश में है। आपका जो मनाली टाउन क्या है, वो पीर पंजल रेंज और धौलधार रेंज के बीच में है।
पीर पंजल रेंज और धौलधार रेंज के बीच में आपका मनाली टाउन है, ठीक है, फेमस है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ का आंसर दीजिए। सूरज सिंह, सूरज सिंह का रिजल्ट आने वाला है। ऑल द बेस्ट सभी को क्लर्क का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्मली द गवर्नर्स टेनर इज फॉर। जो गवर्नर का टेनर होता है वो कितने साल के लिए होता है? गवर्नर का जो टेनर होता है वो कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर्स, बिल्कुल सही, 5 ईयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। जो गवर्नर का टेनर होता है, गवर्नर 5 साल तक काम करता है, इसको पहले ही हटाया जा सकता है ऑन द, जब आपका प्रेसिडेंट इनको इनको निष्कासित कर सकता है, मतलब इनके जॉब से हटा सकता है, उससे पहले ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में आपका जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट कर सकता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट कर सकता है, 5 साल से पहले इनका जॉब टर्मिनेट कर सकता है, इनको हटा सकता है, क्योंकि गवर्नर का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट को सर्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही जितेंद्र सिंह बेस्ट। 6th का आंसर बताइए। सिलेक्ट द पेयर विच इज फॉलोइंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। select the pair which is different from the other 3। बताइए, 10 20 50 60 30 40 या फिर 40 50। आंसर दिस क्वेश्चन, हरी अप गाइस। 40 50। देखो, आपको इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा। देखो, इनमें तो कोई डबल का रेशियो नहीं है, इनमें कोई डबल का रेशियो नहीं है। आप इसको ऑड वन आउट से भी कर सकते हो। बट ये जो 10 20 है आपका, 10 का डबल होता है 20। बट इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है, तो यही चीज इसको अलग बनाती है। तो इसका आंसर क्या है? ए, 6th का ए, 10 20 50 60 नहीं, 40 50 नहीं। देखो, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। 10 20 क्या है? 10 का डबल 20 है, बट बाकियों में डबल वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6th का। 7th का आंसर बताइए। built is written as 5 hashtag 32 at the rate and tribe is written as at the rate 935। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का। 9 hashtag 2। देखो, अब हमें रूल का बताना है। रूल का, जैसे देखो, आर कहाँ पे है? आर ये सेकंड टर्म है, सेकंड लेटर है, तो आर किससे किसको दिखा रहा है? 9 को, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो टी है वो तो एट द रेट को दिखा रहा है, तो आर आपका 9 को दिखा रहा है। देखो, तो अब आप एलिमिनेट कर दोगे, ये दोनों तो है नहीं, आइदर सी होगा या फिर डी होगा। उसके बाद देखिए, यू क्या शो कर रहा है? यू इसका सेकेंड लेटर है, तो यू शो कर रहा है आपका हैशटैग। तो अब हैशटैग किस में है? 9 के बाद हैशटैग है। एक सेकेंड, ये हैंग हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। देखो, हैशटैग नहीं है तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दोगे। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर करेक्ट। चलो, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नेक्स्ट नंबर 58 52 46 40 34। इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। आयुष चौधरी, अभिलाष नेगी। 28। चलो, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 का डी करेक्ट है। देखो, आपको इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। पैटर्न क्या है? सब में 6 का डिफरेंस है। 58 में से 6 माइनस करो 52, 52 में 6 माइनस करो 46, 46 में 6 माइनस करो 40, 40 में 6 माइनस करोगे 34, तो 34 में 6 माइनस करोगे तो 28 इज द करेक्ट वन। 28 इज द करेक्ट आंसर। 8th का है आपका डी।
8th का है डी। 32 कैसे? 32 का में क्या लॉजिक लग रहा है? देखो पैटर्न बना हुआ है, सब में 6 का डिफरेंस चल रहा है। 58 माइनस 6 इज इक्वल टू 52, 52 माइनस 6 आपका 46, 46 माइनस 6 है आपका 40, 40 माइनस 6 है 34, 34 माइनस 6 है आपका 28। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। CCL। In a certain code language, cat is written as DDY. How will big be written in that code? तो big कैसे लिखा जाएगा इसका बताइए। रणबीर सिंह रावत का आंसर आ चुका है। अच्छा आपको बता दूं, रणबीर सिंह रावत जो है अभी हिमांशु ही है, इसके मैसेज हमें में ब्लॉक करे हुए। ठीक है चलो आंसर देते रहो। कैट इज रिटन एज DDY। हाउ विल बिग, इसको जैसे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। इनको भी टाइम आउट में रख दिया गया है दोबारा से। आंसर दे रहे हैं इसलिए नहीं, आगे वाले का आंसर दे रहे हैं इसीलिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और अगर आपने दिया हुआ है तो आपको वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखो, इसमें कैट में क्या पैटर्न बना हुआ है। सी के बाद आता है आपका डी, +1 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ए के बाद ABCD, तो इसके बाद +2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बी और सी मतलब गैप छूट रहा है, मतलब थर्ड नंबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस थर्ड नंबर है। टी के बाद, टी के बाद फिफ्थ नंबर है, +5 का इंक्रीज हो रहा है। तो सेम बी में पहले 1 इंक्रीज करोगे तो सी होगा। आई में अगर 3 इंक्रीज करोगे तो एल होगा। ABCDEFGHIJKL। ठीक है, फिर वहीं जी में अगर आप 5 इंक्रीज करते हो तो एल आता है। पता नहीं, भगवान भरोसे। चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन ऑप्शन डी। सी में लॉजिक क्या बन रहा है, देखो पैटर्न देखो ना। सी का क्या है, सी को आप बोलते हो 3, 3 नंबर होता है। ए रहता है आपका फर्स्ट, और टी रहता है आपका 20। टी कितना रहता है, 20 रहता है। ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं। वहीं डी रहता है आपका 4, डी रहता है 4। और वाई कितना रहता है आपका, वाई रहता है आपका इजॉटी 25। ठीक है, 1 में कितने का इंक्रीज किया आपने, +1 का, तो 4 बन गया। फिर ए वाले में, सेकंड वाले में 1 में कितने का इंक्रीज किया, +3 का इंक्रीज किया। फिर टी में +5 का इंक्रीज किया, तभी आप ये आपका ये 25 बना। ठीक है, तो पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा, +1 का पैटर्न, फिर +3 का पैटर्न, फिर +5 का पैटर्न। तो इसमें भी सेम पैटर्न के उससे जाओगे तो आपका CLL आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कंप्लीट द सीरीज B2CD, कॉमा, फिर BCD4, फिर B5CD। इनके आंसर बताइए। हरी अप गाइस, आंसर फास्ट। हिमांशु रावत, BC3D। हिमांशु रावत इज बैक विद अनदर ID। चलो BC3D इज द करेक्ट वन। बी के बाद देखो, इसमें पैटर्न आपको बता देता हूँ। बी के बाद 2 आ रहा है, फिर C और D, फिर यहाँ पे आएगा BC3D। एक लेटर छोड़ के, एक वर्ड छोड़ के, फिर उसका नंबर लिखा हुआ है। जैसे इसमें B लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर C लिखा हुआ है, फिर D है। ठीक है, फिर जैसे इसमें C के बाद नंबर लिखा हुआ है, फिर एक छोड़ा, फिर D के बाद नंबर लिखा होगा, फिर दोबारा से स्टार्टिंग होगी B5CD, फिर BC6D। तो इसमें सेम पैटर्न से उससे जा रहे हैं, तो BC3D इज द करेक्ट वन। सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर फिजिक्स क्वेश्चंस। हर्ज, हर्ज इज द यूनिट ऑफ, इनमें से किन की यूनिट है हर्ज? प्रेशर की, फ्रीक्वेंसी की, करंट की, वोल्टेज की? बताइए। जेस्ट्रो गेमिंग का आंसर आ चुका है बी। बढ़िया। देखो प्रेशर की यूनिट आपको बता दूं, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर। ठीक है, और वोल्टेज की वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर।
फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। 11 फ्रीक्वेंसी 10th बेस क्वेश्चन। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। सिंपल क्वेश्चन आते हैं वैसे, ऐसा कोई आपको टफ लेवल नहीं दे देगा, एक्सेप्ट फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा टफ बोल सकते हो आप। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं आपके टेक्निकल के एग्जाम में, उनको आप टफ बोल सकते हो। चलो, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी 12th जूल 9th बेस क्वेश्चन। हिमांशु रावत जी आपको बता रहे हैं कौन से क्वेश्चन है, कौन से लेवल के क्वेश्चन है। 12th का बी, आयुष चौधरी, बढ़िया। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्स की आपकी न्यूटन होती है, पावर की वॉट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन इज। क्वेश्चन नंबर 13 का ए आयुष चौधरी, 13 का आंसर बताइए। आप सभी ने सुना होगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 13th का डी, 13th का डी इज द करेक्ट आंसर। 13th का डी है। अमित डोबरियाल का करेक्ट आंसर आया है। बढ़िया अमित डोबरियाल। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, डेस्ट्रो गेमिंग भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। हाउ कैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड बी इंक्रीज। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, और ऑप्शन सी है आपका बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर या फिर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। ए नहीं, देख लो बाकी ऑप्शन भी देख लो। हाउ कैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है आपका बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी है आपका बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। देखो, एक तो आप किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। ठीक है, इसमें एडिंग इम्प्योरिटीज को ऐड करके भी आप किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकते हो, किसी लिक्विड का। ठीक है, बट हाँ बिल्कुल करेक्ट आयुष चौधरी, इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। एक तो आप कर सकते हो एडिंग इम्प्योरिटीज, या फिर आप उसका प्रेशर इंक्रीज कर सकते हो। जैसा आपको पता होगा, मोर द प्रेशर मोर द बॉइलिंग पॉइंट। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर, बहुत बढ़िया इस चौधरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज। बताइए 15th क्वेश्चन का आंसर बताइए। 15th क्वेश्चन का आंसर बताइए। उससे पहले आपके लिए एक मास्टर फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो आपका टेम्परेचर, कोई किसी भी टेम्परेचर कोई भी किसी भी मेजरमेंट में होगी, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे सेल्सियस में होगी, चाहे फ़ारेनहाइट में होगी, चाहे र्यूमर में होगी, चाहे केल्विन में होगी। तो इसका आपका मेन फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए। C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। ठीक है, देख लो, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से जाएंगे आप तो आपका कोई सा भी, ये मास्टर फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये सभी में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मास्टर फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। तो आप इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए। देखो आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। आपको देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, ये वाला फॉर्मूला लेना है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। देखो ये सी क्या है, सी क्या डिनोट कर रहा है? सेल्सियस। एफ क्या डिनोट कर रहा है? फ़ारेनहाइट।
आर क्या डिनोट कर रहा है, रेमर, के क्या डिनोट कर रहा है, केल्विन। तो इसका आंसर बताइए, सी सेल्सियस की जगह में आप क्या लिख दोगे, 40/5 इक्वल टू, आपको फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना है, F-32/9। ये कितना हो जाएगा, 40/5 कितना हो जाएगा, 8। ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 9 इधर चल जाएगा, ये प्लस का 32 इधर आ जाएगा इक्वल टू F, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस वाला दूसरे साइड जाके प्लस में होता है। 8 9 से 72, 72 प्लस 32 कितना होता है आपका, 104 डिग्री। तो ये फ़ारेनहाइट में निकल गया आपका। ये मास्टर फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मास्टर फॉर्मूला है, ये आर है, ये के है, ठीक है, फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए। बहुत बढ़िया, लगभग सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 15th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए फ्यूज वायर मस्ट बी इनफाइनाइट, लो, मॉडरेट, हाई। देखो फ्यूज वायर क्या होती है आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। 16 का डी, हिमांशु रावत। देखो, अ फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना, वो लो होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी बड़ा करंट आए, हाई वोल्टेज का करंट आए, तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए बट मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए फ्यूज वायर का। फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस बट लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से अगर कोई ज़्यादा वैल्यू में करंट पास होती है, तो उसको रोकने के लिए, ताकि वो सर्किट को डैमेज ना करे, उसके लिए आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि वो मेल्ट हो जाए अगर कोई हाई करंट पास हो, ठीक है। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट अंकित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लीनियर करंट इज गिवन बाय। 16 का बी आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया अंकित। अरे अंकित रावत जी का सिलेक्शन हो चुका है टेक्निकल में, अंकित रावत जी को बधाइयाँ पहले तो, बहुत बढ़िया अंकित रावत। अंकित रावत जी का पेपर ही हम सॉल्व करवा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको पहले तो बधाइयाँ, ठीक है। चलो अब 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लीनियर करंट इज गिवन बाय। 17th क्वेश्चन का आंसर बताइए। 17th का सी है, बिल्कुल आयुष चौधरी, बिल्कुल करेक्ट, राइट हैंड थंब रूल में ही आपका है, ये है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर करंट इज गिवन बाय, राइट हैंड थंब रूल का ही कंसेप्ट है। हाँ ये तुम्हारा ही पेपर है, तुम्हारे ही साथ वालों ने हमें सेंड किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18th का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18th का आंसर बताइए, 18th हिमांशु रावत। क्वेश्चन नंबर 18th का आंसर बताइए। देखो, अ पर्सन इज अनेबल टू रीड अ न्यूज़पेपर विदाउट हिज ग्लासेस, मतलब वो सामने की चीजें नहीं देख पा रहा है, ठीक है, बिना ग्लास के। ही इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, तो वो किस बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, 18th का अंकित रावत एक, बिल्कुल करेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, बिल्कुल करेक्ट, आयुष चौधरी बी, हिमांशु रावत बी। अंकित रावत का करेक्ट आंसर है, हाइपरमेट्रोपिया इज द करेक्ट वन। आपको मैं बता दूं, मायोपिया जब बीमारी होती है ना, तो उसमें नियर साइटेडनेस, इसको बोला जाता है नियर साइटेडनेस, इसमें आप सामने की चीज़ बढ़िया देख सकते हो, बट दूर की चीज़ें आपको साफ नहीं दिखती है, ब्लरी दिखती है, ठीक है। मायोपिया में आपको सामने की चीज़ बढ़िया करके दिखेगी, बट कोई चीज़ अगर दूर रखी हुई है तो वो आपको ब्लरी दिखाई देगी। इसको आप करेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, इसको आप करेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है।
वहीं हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट अपोजिट टू दिस। यहाँ पे आप फार साइटेडनेस, आपको दूर की चीज़ें बढ़िया दिखेंगी बट सामने की चीज़ें बढ़िया नहीं दिखेंगी। ठीक है, इसको आप कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है और प्रेस बायोपिया है, ये दोनों के दोनों एक ही होते हैं। बट प्रेस बायोपिया यूजुअली सभी को होता है, ये एज के कारण होता है प्रेस बायोपिया। बट इसमें भी दूर की चीज़ें, फार साइटेडनेस होता है, दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती है बट सामने की चीज़ें उतनी क्लियर, मतलब सामने की चीज़ें दिखती है, सामने की चीज़ें ब्लरी दिखती है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया इक्वली है, एक ही जैसा है, बट प्रेसबायोपिया एज रिलेटेड है। आपका जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो, ठीक है, उम्र गुजरती रहती है, बूढ़े होते रहते हो, वैसे वैसे आपको ये वाली बीमारी आ जाती है। ठीक है, और जो अस्टिग्मेटिज्म है ये आपका दोनों साइड से हो सकता है, मतलब नियर साइटेडनेस भी हो सकता है, फार साइटेडनेस भी हो सकता है। आपको इसमें दूर की चीज़ें भी दिख सकती है और पास की चीज़ें भी दिख सकती है। मैं तो जान के आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें क्या किया जाए, इनाम दिया जाए? हिमांशु रावत। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। अ डार्क स्किन पर्सन कंपेयर टू वाइट स्किन पर्सन विल एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ डार्क स्किन पर्सन कंपेयर टू वाइट स्किन पर्सन विल एक्सपीरियंस। जो डार्क स्किन पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनका ब्राउन कलर होता है फिर ब्लैक कलर होता है, और वाइट स्किन पर्सन के कंपैरिजन में उनको क्या एक्सपीरियंस होगा? मोर हीट होगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी या फिर ज़्यादा ठंडी लगेगी? मोर हीट एंड लेस कोल्ड। इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। बी है आयुष चौधरी। 19 का बी नहीं है। देखो, जैसा कि आपको पता ही होगा, ब्लैक ऑब्जेक्ट जो होते हैं गुड एब्जॉर्बर होते हैं। ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? गुड एब्जॉर्बर होते हैं और गुड एमिटर होते हैं। ज़्यादा जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, जितना वो एब्जॉर्ब करते हैं, जितना वो अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं, उतना ही अच्छा वो छोड़ भी देते हैं। गुड एब्जॉर्बर, साथ ही साथ गुड एमिटर। गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है, तो इसीलिए ब्लैक पर्सन जो होगा, ठीक है, स्किन पर्सन होगा, जो डार्क स्किन पर्सन होगा, वो कैसा महसूस करेगा? मोर कोल्ड एंड मोर हीट। तो 19th का ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बी नहीं है। बी नहीं है आयुष चौधरी। जो ब्लैक पर्सन होगा वो गुड एब्जॉर्बर होगा और गुड एमिटर होगा। ठीक है, जितना वो ब्लैक, जो भी कोई चीज़ ब्लैक होती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है, आपने ये सुना होगा, गुड एमिटर भी होती है। ठीक है, जितना अच्छा वो एब्जॉर्ब करती है उतना अच्छा ही वो रिलीज भी करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 20 का आंसर बताइए। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए गिवन बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? क्या उसका वेट होगा, बॉडी का क्या वेट होगा सेंटर ऑफ अर्थ में? बॉडी का क्या वेट होगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए आयुष चौधरी जी। डेस्ट्रो गेमिंग 19 का ए, बहुत बढ़िया। डेस्ट्रो, डेस्ट्रो गेमिंग यूट्यूब, पबजी स्ट्रीमिंग हो रही है तुम्हारी, बढ़िया। जीरो, डेस्ट्रो गेमिंग का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, जो आपका ग्रेविटी में, सेंटर ऑफ अर्थ में आपकी जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बॉडी का जो ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो जीरो होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ में। तो जैसा आपको वेट का फॉर्मूला पता ही होगा, वेट इक्वल टू क्या होता है? एम जी होता है। अगर जी की वैल्यू जीरो कर दें तो मास जितना भी होगा, मास तो कांस्टेंट होता है, मास जितना भी होगा उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट भी क्या आ जाएगा आपका? वेट भी आपका आ जाएगा जीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 21। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। इसका आंसर बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए। जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सबसे ज्यादा होता है पोल पर और सबसे कम होता है इक्वेटर पर। ठीक है,
सबसे ज़्यादा होता है पोल पर और सबसे कम होता है इक्वेटर पर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूतपूर्व टॉपर। भूतपूर्व टॉपर प्रेजेंट में लाइए इसे। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है एट पोल पर। ठीक है, इसीलिए इक्वेटर क्या होगा? लेस देन होगा एट द पोल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 22 का आंसर बताइए। 22 का आंसर बताइए। Which of the following types of mirrors is used in solar cookers as concentrator? यो बढ़िया चल रही है। डी, कॉनकेव। बहुत बढ़िया, कॉनकेव मिरर ही, कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है आपका सोलर कंसंट्रेटर में। ठीक है, ताकि सारी की सारा फोकस एक ही जगह में पड़े, जिससे जो भी बेनिफिट होना है वो हो जाए। चले, इसका आंसर बनाइए। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द ग्राउंड, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? when it is halfway down it poses। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्या पोजेस करता है जब आपका कि कोई बॉडी को बड़ी हाइट से गिराया जाता है हाफ वे डाउन में? ये क्या पोजेस करता है? एयरफोर्स वाले आर्मी का पढ़ रहे हैं। सही बात। चलिए आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है किसी हाइट से ग्राउंड पे, ठीक है, तो व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब वो बीच में होता है तो उसमें क्या होता है? इट पोजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और जीरो एनर्जी। आंसर्स हैं आपके, आयुष चौधरी ने दिया हुआ है ओनली काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट्रो गेमिंग बोल रहे हैं सी। देखो आपको एक बात बता दूं, जब ऑब्जेक्ट आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है ना, आपका जो अगर ऑब्जेक्ट है टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, तो इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, बट अगर ये सीधे सीधे लोएस्ट लेवल पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसके पास केवल और केवल होगी काइनेटिक एनर्जी। बट अगर वो बीच में है तो इसके पास दोनों होगी, इसके पास दोनों होगी। व्हेन इट इज हाफ वे डाउन इट विल हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सर्विलेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 23 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। शुभम यादव 4A 4 स्टार। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड क्या होता है? 24 का आंसर बताइए। 24 का आंसर बताइए। The portion of the eye receiving the image, sorry 24th का, with the rise of temperature the surface tension of a liquid, डी बता रहे हैं। देखो 24th का आंसर है सी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन डिक्रीज डिक्रीज। बहुत बढ़िया शुभम यादव, बहुत बढ़िया। 24 का डी। डेस्ट्रो गेमिंग बढ़िया। नहीं सी, डेस्ट्रो गेमिंग डी नहीं, सी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 25 का आंसर बताइए। 24th का आंसर है आपका सी, डिक्रीज होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। 25th, द पोर्शन ऑफ द आई रिसीविंग द इमेज, जो आपकी भी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, आई में कौन से पोर्शन में बनती है? 25th में आंसर बताइए। उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। हाँ, उससे पहले वो अपनी सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए 25th का। द पोर्शन ऑफ द आई रिसीविंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, वो कौन सा पोर्शन है जहां पे आपका इमेज फॉर्म करती है आपकी आंखों में?
तो रेटिना, बहुत बढ़िया शुभम, रेटिना इज द करेक्ट वन। रेटिना इज द करेक्ट वन। रेटिना आपका स्क्रीन के तरह से काम करती है, ठीक है। और जो आपकी लाइट है वो एंटर थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया से आती है और रेटिना में जाके इमेज बनाती है, ठीक है। आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन में। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और सॉल्व कीजिए। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और सॉल्व कीजिए साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर फिर नहीं ब्रो, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए। 25 अप्रैल को जीडी का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 25 अप्रैल को है, बट जीडी का एग्जाम आई गेस आपका 28 मार्च को है। आपका इतना लेट क्यों? गौरव खंतवाल का आंसर आ चुका है सी। बहुत बढ़िया, गौरव खंतवाल जी भी फॉर्म में चलते हैं। गौरव खंतवाल जी घातक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 2/10 क्या होता, कितना होता है आपका? 0.2 प्लस ये 30 प्लस, इसको ऐसे ही चलाते रहो। 2/10 कितना होता है? 0.2। 4/100 कितना होता है? 0.04 प्लस 6/1000 कितना होता है आपका? 3, 0.006। तो 246, इसको ऐड कर दोगे तो 246 किस में है? 246 केवल और केवल आपका सी में ही है, अर्थ सेंटर का सर। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। चलो ऑल द बेस्ट आपको शुभम यादव। मेहनत से करते रहो, मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। वाइस चौधरी का भी आंसर आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27th का। 27th का आंसर बताइए। 27th का आंसर बताइए। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला? X% प्लस Y% माइनस XY/100%। ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। डी, डी गौरव खंतवाल को बिल्कुल ही तूफान हो रहे हैं खंतवाल जी, बहुत बढ़िया भाई जी। देखिए 27th का डी करेक्ट है। 10+5 आपका होता है 15। 10 प्लस, देखो एक्स की वैल्यू आप क्या मान लोगे? 10। वाई की वैल्यू क्या मान लोगे? 5। 10+5 कितना हो जाएगा? 15 माइनस का 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50/100। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 0 से 0 कैंसिल, 1/2, ये हो जाएगा आपका 0.5। 15 में से अगर 0.5 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 14.50। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर देखो इसको ऐसे, 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। फिर 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। एक तो आपका ये वाला तरीका है फॉर्मूला वाला, सक्सेसिव डिस्काउंट पड़ रहा होगा आपको कहीं पे भी तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, X% प्लस Y% माइनस XY/100। खंतौल जी घातक है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, 1/10 एक्स, देखो ये जो आपका 10% क्या है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो 10 में 1 का इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है ना। 10 में अगर 1 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 20 में 1 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 20 10 का कितना होता है? 200। 19 9 का कितना होता है आपका? 81 का 8, 9 1 171। तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? अच्छा इसमें परसेंटेज देखो, 29 आ रहा है अपॉन में 200। 29 का डिफरेंस है ना, अपॉन में 200। ओरिजिनल वैल्यू इतनी आनी चाहिए थी, इंटू 100। ये परसेंटेज में कर रहे हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 2 कितने जा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, पॉइंट लगाया, 10 बचेगा, 2 5 जा 10। 14.5%। तो 14.5% इज द करेक्ट आंसर। सभी का आंसर करेक्ट आ चुका है। काजल रावत ज्वाइन कर चुकी है हमारे साथ, ठीक है। 28th का आंसर बताइए। 10 नंबर आपको मिले हुए हैं 40 नंबर में से, परसेंटेज निकालना है। अगर परसेंटेज निकालना आता तो 10 नंबर नहीं मिलते, थोड़े ज़्यादा मिल जाते आपको। हम्म, सर आपको सब आता है? नहीं नहीं, देखो 10 नंबर मिले हैं आपको 40 में से,
अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 425 डी इज द करेक्ट वन। शुभम यादव करेक्ट, शुभम यादव करेक्ट, 28 का डी है। आयुष चौधरी जी करेक्ट, काजल रावत जी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। टॉपर सर जी, टॉपर खतरनाक, खतरनाक हो तुम सब, खतरनाक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ है 286, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 8:5। 8:5 में आपके बॉयज एंड गर्ल का रेशियो है। अगर 22 और गर्ल ज्वाइन करती है, 8:5 का अभी क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। अगर 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड इनटू द स्कूल, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। तो बताइए। गौरव खंतौल जी का डी है, क्वेश्चन मार्क नहीं कीजिए, आप टिक करिए सीधे। खंतौल जी क्वेश्चन मार्क नहीं कीजिए, आपको केवल और केवल टिक करना है, ठीक है। सी सर जी मैथ के साथ रीजनिंग मैथ सब पढ़ाते हैं। हम्म हम्म, सब कुछ सब कुछ। हे प्रभु। देख लीजिए, देखो आपका टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, 286 स्ट्रेंथ है। 8+5, देखो 8:5 है, 8+5 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। 13 की वैल्यू 286, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 टू ज़ा 26, फिर 13 टू ज़ा 26। 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 22 आ रही है। अब ये बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है, 8:5 है। अगर आप 22 मोर गर्ल्स ऐड करते हो, मतलब 22 वैल्यू किसकी देता है, एक की। ये हमारा यूनिट में ही तो है। देखो इसको दोबारा समझ लो, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो इसको दोबारा समझ लीजिए। देखिए ज़रा, देखो 8:5 है, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है। अब हमें टोटल स्ट्रेंथ पता है, क्वेश्चन वाले के हिसाब से देखो हमारे हिसाब से 8 यूनिट और 5 यूनिट है। 8 यूनिट प्लस 5 यूनिट कितनी वैल्यू देता है आपको, 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू आपको टोटल स्ट्रेंथ पता है 286 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। 286 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 22 आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है अगर 22 मोर गर्ल्स ऐड करते हैं, 22 मोर गर्ल्स ऐड करते हैं, तो 22 किसकी वैल्यू देता है, 22 देता है आपको 1 यूनिट। तो अगर आप 1 यूनिट ऐड करोगे गर्ल्स में, तो कितना यूनिट बन जाएगा, 6 यूनिट बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4:3, तो सी इज द करेक्ट वन। समझाया होता तो बात थी, आप स्कूल में मिले ही नहीं हमसे, कैसे नहीं समझाते। चलो 29 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आपको अगर लंबे तरीके से जाना है तो आप जा सकते हो, रास्ता साफ है, ठीक है। 286 आप इसको सीधे सीधे निकाल देते, 1 यूनिट की वैल्यू 22। अब 1 यूनिट की वैल्यू 22 आ गई, तो आप 8 यूनिट की वैल्यू निकालते, 8 × 22 करते, फिर 5 × 22 करते, फिर उसमें 22 ऐड करते, आपका पूरा पूरा स्टेप ऐसा ही जाता। लास्ट में कट के कितना हो जाता, 4:3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शुभम यादव क्वेश्चन मार्क, सी 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 सी। चलो देख लो, शुभम बॉट अ मोबाइल, शुभम यादव बोल रहे हैं हमने कब खरीदा। शुभम ने मोबाइल खरीदा 8,000 रुपये में और बेच दिया 7,000 रुपये में, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया 1,000 रुपये का। जल्दीबाजी में फ़ोन ले लिया था, ठीक है, माइक्रोमैक्स का फ़ोन पकड़ लिया। अब माइक्रोमैक्स का फ़ोन पकड़ा है तो नुकसान में ही जाएगा, कोई उसको बड़ी कीमत में तो नहीं लेगा, ठीक है। शुभम ने मोबाइल खरीदा, कॉस्ट प्राइस है उसकी 8,000 रुपीज़ और बेच दिया, सेलिंग प्राइस है 7,000 रुपीज़। अब 1,000 रुपये का नुकसान हुआ, हमें क्या बताना है, लॉस परसेंट बताना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में CP, क्योंकि नुकसान जो भी होता है आपका कॉस्ट प्राइस में ही होता है, जिसमें आपने खरीदा होगा, ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है। लॉस हुआ 1,000 का, किस में, CP कितनी है आपकी 8,000 इंटू 100, ठीक है, ये परसेंट में निकल जाएगा आपका। ये 3 जीरो से 3 जीरो घर, 8, 12.5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 12.5%, डी इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट वन। 8 1 ज़ा 8, 20 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 4 4/8,
4/8 कितना होता है आपका 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5। तो 30 का आंसर है आपका डी। 30 का आंसर कितना है आपका डी। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। पेन कॉपी लेके बैठिए, 31 क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर लॉस हो गया, बिल्कुल हाँ लॉस तो होना ही था, जल्दीबाजी में कर दिया। The average age of 7 boys is 20 years. If average of the first 6 boys is 39/2 years, what will be the age of the seventh boy? तो सातवें लड़के की एज बतानी है। बताइए, इसका आंसर कीजिए। जगह भी नहीं छोड़ी हुई है कहीं पे तो कर पाए। एक सेकेंड ना, इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए। सी सर का आंसर, क्वेश्चन मार्क मत लगाइए सर, आप सीधे टिक मार्क लगाइए उसमें, ऐसा वाला। ये क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क में मतलब आप डाउट में हो, ये टिक में मतलब आपने ऐलान कर दिया, ठीक है। आयुष चौधरी 24। आयुष चौधरी जी जरा चेक कीजिए, चेक कीजिए दोबारा से। देखो इसके लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। देखना जरा, एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज इज 20 ईयर्स। तो सम आपको निकालना, अगर आपको सम निकालना होगा, अगर आपको सम निकालना होगा तो क्या करोगे, 7 × 20 कर दोगे, 140 सम आ गया, ठीक है। सब सारी एजों का सम, अगर एवरेज 7 है 20 लड़कों का, तो टोटल सम कितना होगा एजों का 140। उसके बाद क्वेश्चन वाला बोल रहा है ऑफ द फर्स्ट 6 बॉयज, शुरू के 6 लड़कों का एवरेज है 39/2 ईयर्स। शुरू के 6 लड़कों का एवरेज है 39/2 ईयर्स। तो इसको भी मल्टीप्लाई करा दो, 6 × 39/2। अब जब इसको सॉल्व करोगे, 2 3 × 6, 3 9 × 27 का 2 कैरी, 3 3 9, 117, ठीक है। ये तो 6 बॉयज का था, ये 7 बॉयज का था। हमसे पूछा गया है जो बचा हुआ लड़का क्या है, जो रिमेनिंग है वो एक बचा हुआ है, उसका बताइए। तो इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा 23। 140 में से 117 माइनस कर दो, 33। कैसे 23, देख लीजिए 33 नहीं है ऑप्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 32 क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, बढ़िया करके आंसर बताइए, एकदम रचा के आंसर बताइए जरा, इसका आंसर बताइए आप। A truck covers a certain distance of 640 km in 10 hours. A car covers the same distance in 8 hours. What is the respective ratio between the speed of the truck and the car? Speed, time and distance का आपका लॉजिक है, इसमें बताइए। इसमें बताइए स्पीड का और ट्रक का रेशियो क्या होगा। स्पीड का और ट्रक का रेशियो क्या होगा। पहला वाला जो ट्रक है, ट्रक कितना टाइम ले रहा है, ट्रक आपका 10 घंटे ले रहा है, ठीक है। वहीं कार आती है, सूं सां करके निकल जाती है सीटी बजाते हुए, ठीक है, 8 घंटे में। ये ट्रक है, ट्रक ले रहा है आपका कितना 10 घंटे, और आपका कार ले रहा है 8 घंटे, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है 10:8। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 5 × 10, 2 4 × 8, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का, ठीक है। और आपको अगर पता होगा, अगर आपकी डिस्टेंस सेम होती है, अगर आपकी डिस्टेंस सेम होती है मतलब अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो स्पीड और टाइम में आपको अगर एक रिलेशन पता होगा, स्पीड और टाइम में, स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। गौरव खंतवाल जी पकड़ चुके हैं पहली बारी में, ठीक है। स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम का रेशियो अगर 5:4 है ना, अगर टाइम का रेशियो 5:4 है तो स्पीड का रेशियो 4:5 होगा। जस्ट अपोजिट, शुभम यादव घातक, 4:5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू 33 क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार उछालते हैं। रमेश भंडारी जी भी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। 3 कॉइन, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आपने टॉस किया, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिजल्ट्स विल बी, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिजल्ट होंगे। इसका फॉर्मूला होता है जितने बार भी देखो 2 की पावर करना है, इसके फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3।
टू की पावर थ्री, जितने टाइम्स उछाला ना, थ्री टाइम्स उछाला तो यहाँ पे थ्री, अगर एक टाइम उछालते टू की पावर वन, जैसे टू हेड और टेल ही तो होगा, हेड और टेल होगा। जैसे दो बार उछालते तो टू की पावर टू फोर, यहाँ पे टू की पावर थ्री कर देना है, सीधे सीधे एट। यहाँ पे से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन, एट, ई आंसर। बिल्कुल सही। खंतवाल जी पकड़ चुके हैं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, इसको आप चेक करा सकते हैं। आंसर एट ही करेक्ट है। ठीक है, टू की पावर, इसका फॉर्मूला होता है टू की पावर एन, एन जहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन आपका नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार उसको चला गया होगा, टू की पावर एन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अ सिलेंडर, सिलेंडर वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। शुभम यादव, नहीं नहीं, एट तो ही बिल्कुल सही, एट है नहीं तो क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ करना पड़ेगा, नाइन करके आ जाना, और क्या कर सकते हो, नाइन करके आ जाना। अगर एट ही नहीं दिया हुआ है तो आपका नसीब ही खराब है। ठीक है, 34 का आंसर बताइए पहले। अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन जल्दी तूफान के साथ तूफान बना के आंसर दे सकता है। देखो आपको सब चीज़ गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर का कोई यूज़ नहीं होता तो इसको रेडियस बना दोगे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बना दोगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया वगैरह होते हैं वो स्क्वायर में ही होते हैं। ठीक है, वो आपको गिवन है 220, किसका दिया होगा, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको पता है कितनी देरी की है, 220 देरी की। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको आप ऐसे, आपको निकालना क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा यहीं पे मटेरियल पड़ा हुआ है। कैसे, अभी बताता हूँ। पाई आर एच हो गया, पाई आर एच कितना आया, टू, टू इस साइड है, टू को अगर मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 220 अप डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा आपका, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बन जाएगा ना। यहां तक कोई डाउट है, नो डाउट। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच की चाहिए, बट ये तो पाई आर एच है। तो अगर आप इसको आर से मल्टीप्लाई करा देते हो, अगर आप इसको आर से मल्टीप्लाई करा देते हो तो ये बन जाएगा ना पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपने इस साइड आर से मल्टीप्लाई करा तो इस साइड भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपस में इक्वल होंगी चीजें। तो ये तो इस साइड आर से मल्टीप्लाई करने में तो पाई आर स्क्वायर एच बन चुका है। अगर इसको आर से मल्टीप्लाई करा, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपकी 7, तो ये कितना बन गया, 770। और ये घातक आंसर आ चुका है सभी का, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप फॉर्मूले के से भी जा सकते हो। फॉर्मूले से जाओगे तो आपको प्रॉपर प्रॉपर सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप एच की वैल्यू निकालोगे, हाइट की वैल्यू निकालोगे। हमें यहाँ पे देखो क्या किया, हमने यहाँ पे देखो, पेन चेंज कर देता हूँ एक सेकेंड। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पाई आर एच से खाली पाई आर एच की वैल्यू निकाली। अगर आपको पाई आर एच की वैल्यू पता चल गई, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर आपको पता है 7 है, आर आपको पता है 7 है, तो इस साइड भी आर से मल्टीप्लाई करा दिया, इस साइड कराया तो इस साइड भी करा दो। तो आपने ये पाई आर स्क्वायर एच बना दिया, और इसको 770 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक आर आर आया, आर की यूनिट क्या रही होगी, सेंटीमीटर, तो स्क्वायर से वो कितने में कन्वर्ट हो गई, क्यूब में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, 35 का आंसर बताइए। 5 की पावर 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर है, आंसर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई। देखो ये डिवाइड में है, डिवाइड वाला अगर ऊपर साइड जाता है तो साइन उसके नेगेटिव हो जाते हैं। अब आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ऐड का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि माइनस काट के आप प्लस कर दो, ऐड का मतलब दोनों को सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं दिया होगा तो ऐड कर देना, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस ही कर देना। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी के क्वेश्चन लाजवाब आंसर आ रहे हैं 35 के, धुआं बना रखा है सभी ने, बहुत बढ़िया भाई। 36 का आंसर बताइए, 36 का आंसर बताइए तुरंत, विद नो डिले। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 210 एंड 270 लीव्स द रिमाइंडर 6 ईच केस। हर केस में बेचारा
6 ही रिमाइंडर छोड़ता है, कुछ भी कर लो तुम, ठीक है। अब आपको एक बात अगर मैं बता दूं, आपको एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है, आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अगर ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, अगर आपको इससे आंसर बड़ी डिजिट में चाहिए तो आपको एलसीएम करना है। अगर आपको बड़ी डिजिट में चाहिए तो एलसीएम, जैसे कि सारे के सारे ऑप्शन है, सारे के सारे बड़े हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एलसीएम करना पड़ेगा। अगर इफ इन केस आपके सारे के सारे ऑप्शन छोटे होते, 210 270 से छोटे होते, तब आपको एचसीएफ करना पड़ता। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर होते हैं ना, नंबर, एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है, नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, फिर नंबर से भी बड़ा क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। ये पैटर्न ऐसे चलता है। तो इसका आंसर बता दीजिए, 210 का 270 का एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 भी ऐड करना पड़ेगा, 210 और 270 का आप एलसीएम कर दो, ठीक है। क्या करोगे, 5 की टेबल में जा रहा है सीधे सीधे, 5 4 20, 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20। फिर किसकी टेबल में जा रहा है, आपका 6 की टेबल में जा रहा है, 6 1 42, 6 9 54 और 7 और 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 7 9 जा कितना होता है 63 और 5 6 जा होता है आपका 30, ठीक है। जीरो का जीरो ही लगेगा, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 1890। अब ये नंबर आया 1890 करके, इसको टिक मत कर देना, 1890 देख के ऐसे नहीं कि बी आप टिक मार के आ गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ईच केस, 6 रिमाइंडर छोड़ेगा हर केस में, तो यहाँ पे आपको 6 ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1890 है वो तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, 1890 210 से प्रॉपर डिवाइड होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 21 की टेबल में ये चल जाएगा आपका 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 ऐड करना पड़ेगा 1890 में, तब जाके आपका 6 रिमाइंडर छूटेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 36। बहुत बढ़िया सभी का। रमेश भंडारी, एलसीएम आ चुका है 1890, बट +6 करना है, बहुत बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पास, 37 क्वेश्चन का आंसर बताइए। पेन कॉपी आपने ले ही रखी होगी, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, 37 क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए अगर आपको दिख रहा है। 37 क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। If 10 men can finish a piece of work in 10 days, whereas it takes 12 women to finish it in 10 days. If 15 men and 6 women undertake to complete the work, how many days will they take to complete it? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ज़रा, धुआं करके बना दीजिए, आंसर बता दीजिए, ठीक है। 10 लोग हैं, 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष मिलके क्या करते हैं, दंगे नहीं, काम करते हैं, ठीक है। 10 मैन हैं, ठीक है, 10 दिन में निपटाते हैं, 10 मैन 10 दिन में निपटा देते हैं, ठीक है। 10 मैन 10 डेज लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। वहीं महिलाएं आती हैं, महिलाएं को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय तो नहीं लगा, ज़्यादा महिलाएं लग गई, सेम दिन में काम कंप्लीट कराया, 10 दिन में ही काम कंप्लीट कराया। अब आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, इफ 15 मैन, एंड का मतलब होता है +6 वुमेन, ये कितने दिन में काम कंप्लीट करके देंगे, ये कितने दिन में काम कंप्लीट करके देंगे। तो ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपको टोटल वर्क पता होगा और एफिशिएंसी पता होगा, ठीक है। टोटल वर्क या फिर एफिशिएंसी पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, जो 10 मैन है वो 12, सॉरी यहाँ पे W लिखना था क्या, 10 मैन है वो 12 वुमेन के बराबर है। बहुत बढ़िया खंडवाल जी, 10 मैन जो है वो 12 वुमेन के बराबर है, 10 मैन इक्वल टू 12 वुमेन। ऐसा क्यों, क्योंकि 10 मैन 10 दिन में काम कर रहे हैं, 12 वुमेन 10 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 मैन बराबर 12 वुमेन। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5 मैन इक्वल टू आ गया 6 वुमेन। तो मैन की वैल्यू आ गई आपकी 6, पेन चेंज कर लेते हैं, मैन की वैल्यू आ गई 6, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई आपकी 5, मैन की वैल्यू आ गई आपकी 5, सॉरी मैन की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू आ गई आपकी 5। देखो अगर इसको ऐसे में समझ नहीं आ रहा है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डब्ल्यू को इधर लेके जाओगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है 6 के साथ, तो दूसरे साइड जाके डिवाइड में ही आएगा, तो 6/5, क्योंकि 5 एम के साथ मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाके डिवाइड में ही जाएगा। तो मैन की वैल्यू 6 है, फिर भी डब्ल्यू की वैल्यू 5 है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब इसको सीधे सीधे इसमें पुट कर दीजिए, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। देख लीजिए अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, इन वैल्यू में, ये तो टोटल वर्क है, टोटल वर्क है ये, द
10m इंटू 10 days, इस साइड भी टोटल वर्क है, तभी जाके वो इक्वल हो रखा है। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो m की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? m के जगह में 6 इंटू 10, तो टोटल वर्क निकल जाएगा आपका कितना? 10 इंटू 6 इंटू 10 कितना होता है? 100 इंटू 6, 600, 600 वर्क निकल जाएगा। अगर आप इस साइड भी रखते हो ना डब्ल्यू के केस में, तो भी सेम 600 निकल के आएगा। रख के देख लो। 12, और डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 5 इंटू 10, 12 5 जा 60 होता है, 60 इंटू 10 कितना होता है? 600। तो टोटल वर्क निकल के आ गया आपका, टोटल वर्क निकल के आ गया आपका 600। अब एफिशिएंसी आपको पता है, मैन की एफिशिएंसी है 6, मैन की एफिशिएंसी है 6, वुमेन की एफिशिएंसी है 5। अब जैसे ही मैन की एफिशिएंसी आप यहाँ पे पुट करते हो इसमें, तो आपका 15m, m कितना है आपका? 15 सिक्स, 15 सिक्स होता है 90 प्लस 6w, 6 5 जा कितना होता है? क्योंकि w की वैल्यू क्या है? 5 है, 6 5 जा 30, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 120। तो 600 अपॉन में 120, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 5 जा 60, तो ये डे निकल के आ गया, ये डे निकल के आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं रमेश भंडारी के अलावा और शुभम यादव के अलावा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे रहा है। 5 days इज द करेक्ट वन, 5 days इज द करेक्ट वन। 38th का निकालिए। कोई 132 मीटर लॉन्ग क्या है? ट्रेन है। ठीक है, एक 132 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। एक एक टेलीफोन पोस्ट खड़ा है। ठीक है, ऐसे आ रही है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, इसको क्रॉस कर देती है 6 सेकंड में। 6 सेकंड में ट्रेन उसको सा करके, ठीक है, क्रॉस कर देती है। तो बताइए स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा देखो, यहाँ पे सारे के सारे किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला जैसे आपको पता होगा, स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 132 मीटर। अपने को ही क्रॉस कर रही है, अपने को ही तो क्रॉस करना है उसे। 132 मीटर, 132 मीटर अपॉन में, देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम ले रही है 6 सेकेंड, टाइम ले रही है 6 सेकेंड। तो 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, तो 22 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मतलब बड़ी वैल्यू में चेंज करना है, तो इसको बड़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे सॉरी, तो 22 18 ज़ा कितना होता है? 22 18 ज़ा कितना होता है? जैसे 11 इंटू 36 कर दो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 की मल्टीप्लाई हमने 18 से करा दी, 36। अब 11 की मल्टीप्लाई 36 से होना ईजी है, 396, सीधे सीधे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 7 जा 35, 46 बचेगा, 5 9 जा 45, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 कैरी, 10 बन गया, 79.2। हाँ, ऑप्शन में भी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 38 का भी। शुभम यादव, बहुत बढ़िया। चलो 39th क्वेश्चन का आंसर बताइए। 39th क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन बताएगा? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लाइंग 624 बाय अ नंबर इज 624। जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है किसको मल्टीप्लाई करने से? 624 को मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर से कितना होता है? 624। यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए? 0 रखी जाए कि 1 रखी जाए कि 10 रखी जाए कि 2 रखी जाए? सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, सुबह में ज़्यादा घातक हो रखे हैं। ठीक है, तो नंबर क्या रखा जाए यहाँ पे, ये बता दीजिए, ये नंबर बता दीजिए क्या रखा जाए। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 रखा जाए, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताइए। 624 इंटू 1, किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए प्लस बी इक्वल टू 7 है, ए प्लस बी की वैल्यू 7 है, ए बी की वैल्यू 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा हुआ है। ठीक है, इसको कीजिए, इसका आंसर बताइए जरा फटाफट, घातक तरीके से आंसर दे दीजिए इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर दे दीजिए तुरंत, तुरंत, जल्दी से, जल्दी से, बिना किसी रुकावट के शॉर्ट आंसर दे दीजिए, शॉर्ट आंसर दे दीजिए। 40 का ए। विकास रावत ज्वाइन द चैट, 25 के साथ खाता खुला है। रमेश भंडारी का 40 का ए। सारे आंसर आ रहे हैं 25। देखो इसको करने का तरीका देख लो, तुमने भी ऐसे ही किया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है।
यही होता है क्या? हाँ बिल्कुल यही होता है। ए प्लस बी की वैल्यू पता है आपको 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं, इससे छेड़खानी नहीं करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे, बस छेड़खानी इसके साथ करेंगे 2ab के साथ। ए बी की वैल्यू है 12, तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 2 24। ठीक है, अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं टिका दो, यहीं पे इसको गाड़ दो। अब 24 को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में है साइड, तो 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25। विकास रावत अव्वल नंबर के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में से एक हैं जिनका आंसर करेक्ट आ चुका है। रमेश भंडारी का आंसर भी करेक्ट आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाइए। केमिस्ट्री घातक टॉपिक आ चुका है, घातक सब्जेक्ट आ चुका है केमिस्ट्री। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मेन फ्री पाथ? इसका आंसर बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 41 का। शुभम यादव घातक 41 का आंसर बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ? अब आंसर कोई नहीं दे रहा है तो मैं बता देता हूं आपको, इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है आपका हाइड्रोजन, पूछना मत कैसे। ठीक है, चलो 42 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिनरल्स इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड? उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें मिनरल्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में। शुभम यादव, विकास राघव, विकास रावत, हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया शुभम यादव। 42 का बताइए, चलिए 42 का आंसर बताइए, 42 का आंसर बताइए। 42 का आंसर दीजिए कैसे भी करके, मैं नहीं जानता बाकी तुम्हें। जल्दी बताइए। देखो 42 का आंसर नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ही जिद्दी हो रहे हैं। 42 का आंसर है स्मेल्टिंग, बी। ठीक है, स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिनरल्स इनटू ऑक्साइड। डी बोल रहे हैं कुछ, बेस्मराइजेशन। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, इसमें मेरे को डाउट है स्मेल्टिंग में और रोस्टिंग में। स्मेल्टिंग में और रोस्टिंग में डाउट है, इसको चेक कर लीजिएगा, अपने तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अपने साइड से, मैं कोई एकदम क्लियर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको कि स्मेल्टिंग ही इसका करेक्ट आंसर है। आई गेस जितना मैंने देखा है, जितना मैंने इसके बारे में सुना है, स्मेल्टिंग इज द करेक्ट वन। बाकी आप देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। ठीक है, 43 क्वेश्चन का आंसर बताइए। ब्लिस्टर कॉपर किसे कहा जाता है? तो ब्लिस्टर कॉपर आपको बता दूं, ब्लिस्टर कॉपर वो कॉपर होता है जिसमें 97 to 98% क्या होता है, आपका कॉपर होता है। उसके अलावा कॉपर कंटेनिंग 1% इम्प्योरिटी, 1% या फिर 2% इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, 97 to 98% का कॉपर होता है, बट उसके अलावा इम्प्योरिटी भी तो डाली जाती है, ताकि वो एलिमेंट जो बने वो थोड़ा एकदम कठिन बने, हार्ड बने, सॉलिड बने, जिससे कि वो और तगड़ा रिजल्ट दे। ठीक है, 43 का आंसर सी करेक्ट वन है। 43 का आंसर सी करेक्ट वन है। 44 का आंसर बताइए, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन इज? 44 का आंसर बताइए, इसका सभी का आंसर पता होगा, C8H। ऑक्टेन का C8 ही होगा, H18 ही होगा। ठीक है, चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू? तो फराडेज लॉ किस से रिलेटेड है? एक क्वेश्चन छूट गया क्या? एक क्वेश्चन छूट गया, नहीं छूटा। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आपका फराडेज लॉ? 45 का आंसर बिल्कुल सही जवाब, 45 का डी। शुभम यादव, विकास राघव, विकास रावत, 45 का डी इज द करेक्ट वन। डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोटिंग ऑफ टिन कैन बी रिमूव्ड बाय विच एलिमेंट? जो टिन की कोटिंग होती है उसको किस एलिमेंट से रिमूव किया जा सकता है? ठीक है, किया जाता है। बताइए 46 का आंसर बताइए। 46 का भी डी है क्या? नहीं, सॉल्वेंट से थोड़ी, ऑक्सीजन से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 46 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 47 का बताइए जरा।
लेमन इज सॉर ड्यू टू, लेमन कड़वा होता है, खट्टा होता है, क्यों? कड़वा तो नहीं होता, खट्टा होता है। बिकॉज इसमें प्रेजेंस होती है, किसकी प्रेजेंस होती है वही आपको बताना है, ठीक है। लेमन इज सॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड की प्रेजेंस होती है, इसमें मौजूदगी होती है। 46 का ए, शुभम यादव, एसिटिक एसिड इज द करेक्ट वन, नहीं 46 का ए, हाँ ऑक्सीजन इज करेक्ट, ऑक्सीजन इज करेक्ट। बट 47 पे हम मूव ऑन कर चुके हैं, साइट्रिक एसिड इज द करेक्ट वन। लेमन इज सॉर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तूफान बना दीजिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया? तो यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका आंसर है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 47 सी, विकास रावत, शुभम यादव। चलो 48 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, 48 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 48 क्वेश्चन का आंसर है, बहुत बढ़िया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 49। विच गैस इज यूज टू मेक नाइट्रोलियम? विच गैस इज यूज टू मेक नाइट्रोलियम? इसका आंसर बताइए। 49 का क्या होगा और क्यों होगा और कैसे होगा? व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, सबके आंसर बता दीजिए, ठीक है। 49 का, 48 का सी है, 48 का सी है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 48 का आंसर बताइए। नाइट्रोलियम में बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? किस गैस को यूज किया जाता है नाइट्रोलियम को बनाने में? जल्दी बताइए, कोई का किसी का आंसर नहीं आ रहा। 49 का है आपका, 49 का है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाइट्रोजन का यूज किया जाता है नाइट्रोलियम बनाने में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप? 50 का आंसर बताइए जरा घातक तरीके से। 50 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए तुरंत, विदाउट एनी डिले। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। उसके बाद ये जो पीडीएफ होगी आपकी, 50 का सी, 47 का सी, क्या क्या बोल रहे हैं ये? शुभम यादव का 50 का आंसर आ चुका है सी, जो कि गलत है, ठीक है। देखो इसकी जो पीडीएफ होगी ना, आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। इसका टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन, सॉरी टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हम नहीं मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दिया जाएगा अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन, 50 का बी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो 50 का बी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट किस में होता है? मेथनोइक एसिड में। चलो पीडीएफ लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बोल भी दिया है। डू शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले तो, और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपका ये शेयर मुझे डेली आने में क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसमें, मजबूर करेगा कि मैं डेली आऊँ। अगर आप ज़्यादा इसी जोश से, इसी होश से शेयर करते रहेंगे, ठीक है, तो आपके लिए डेली डेली नई नई वीडियो लाता रहूँगा और नए नए हम एनालिसिस करते रहेंगे पेपर